नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या एनपीसीआईएल की कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक केप्लॉन टर्बाइन इज, देखो जो केप्लॉन टर्बाइन होता है वो एक इनवर्ड फ्लो इम्पल्स टाइप टर्बाइन होता है या आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टाइप टर्बाइन होता है या ए हाई लीड मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन होता है या लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन होता है। तो इसका आंसर होगा जो केप्लॉन टाइप टर्बाइन होता है वो हमारा स्पेशली लो हेड एक्सियल टर्बाइन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो जो टर्बाइन होता है ये नॉर्मली थ्री टाइप का होता है। एक होता है केप्लॉन टाइप, दूसरा होता है फ्रांसिस टाइप, तीसरा होता है हमारा पेल्टन टाइप। तो देखो जो केप्लॉन टाइप होता है इसको हम लो हेड के लिए यूज करते हैं, और जो फ्रांसिस टाइप होता है इसको हम मीडियम हेड के लिए यूज करते हैं, और जो पेल्टन टाइप होता है उसको हम हाई हेड के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में है केप्लॉन टाइप टर्बाइन, तो केप्लॉन टाइप टर्बाइन है मीन्स लो हेड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगोर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। देखो जो मेगोर होता है जिसको हम कहते हैं मेगा ओम मीटर भी कहते हैं, मेगोर को मेगा ओम मीटर भी कहते हैं। तो इसको हम लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या स्ट्रे रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो मेगोर या मेगा ओम मीटर होता है इसको हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इनमें से कौन सा किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? देखो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है ये बहुत हाई रेजिस्टेंस रहता है, तो इसलिए जो मेगा ओम मीटर या मेगर होता है उसको हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत सारा एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो देखो ये एनपीसीएल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पावर स्टेशन कैन बी इजीली स्टार्टेड फ्रॉम कोल्ड कंडीशन आर नो वार्मिंग अप पीरियड इज रिक्वायर्ड। देखो इन ये चार पावर स्टेशन में से कौन सा टाइप ऑफ पावर स्टेशन को हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको स्टार्ट करने के लिए कोई भी वार्मिंग टाइम की ज़रूरत नहीं होता है? थर्मल पावर प्लांट को, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को, या न्यूक्लियर पावर स्टेशन को, या डीजल पावर स्टेशन को? तो इसका आंसर होगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है इसको स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, कोई भी वार्मिंग अप टाइम का ज़रूरत नहीं होता है। क्योंकि जब क्या होता है ना, इसमें एक डैम होता है जिसमें वाटर रिजर्वर वाटर रहता है। जब हम वाटर को किसी टर्बाइन को रोटेट करेंगे तो अब क्या होता है ना, ऑल्टरनेटर घूमता है, तो हम रिजर्वर से पानी छोड़ेंगे, इधर हमारा टर्बाइन घूमेगा, उसके बाद ऑल्टरनेटर घूमेगा। तो इसलिए कोई भी वार्मिंग अप टाइम पीरियड की या वार्मिंग अप टाइम का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट होता है इसमें बॉयलर होता है जिसको हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी टाइम की जरूरत, हीट की जरूरत होता है, और डीजल पावर प्लांट में भी जरूरत होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होता है इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करना बहुत आसान रहता है, और इसका कोई भी वार्मिंग अप पीरियड की जरूरत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज ए फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इट इज कॉल्ड। देखो जब क्या होता है ना, सिर्फ फिक्स्ड रेट की जो यूनिट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड रेट, नो वेरिएबल रेट, सिर्फ फिक्स्ड रेट होता है, तो उसको हम उस टाइप ऑफ तारीफ को हम फ्लैट रेट तारीफ कहेंगे, या ब्लॉक रेट तारीफ कहेंगे, या टू पोर्ट तारीफ कहेंगे, या सिंपल रेट तारीफ कहेंगे। देखो इसमें सिर्फ फिक्स्ड रेट ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको सिंपल तारीफ कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टर बाय मीन्स ऑफ व्हिच ऑफ द मेटल बॉडी ऑफ एन इक्विपमेंट और एप्लीकेशन इज कनेक्टेड टू द अर्थ इज नोन एज। देखो चाहे किसी एक मान लो मशीन है, चाहे डीसी में मशीन हो, मशीन मोटर हो, जनरेटर हो, इसमें कोई मेटल बॉडी होता है, इसको कवर में ऊपर में एक मेटल बॉडी रहता है, तो यहाँ से क्या एक आर्थिंग वायर से क्या जाता है ना, अर्थ किया जाता है। किसी जो ऑल्टरनेटर ट्रांसफार्मर जो भी होता है उसको हम उसके मेटल बॉडी को हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो ये जो अर्थिंग करते हैं इसको हम, ये जो कंडक्टर होता है इसको हम न्यूट्रल कंटिन्यूटी कंडक्टर कहेंगे, या अर्थ डिसकंटिन्यूटी कंडक्टर कहेंगे, या अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कहेंगे, या न्यूट्रल डिसकंटिन्यूटी कंडक्टर कहेंगे। तो इसका आंसर होगा ये जो वायर होता है इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम। देखो जब हम इलेक्ट्रिकल अर्थिंग करते हैं तो इनमें से कौन सा जो इक्विपमेंट एक कंपोनेंट होता है वो मेन कंपोनेंट होता है। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर या अर्थिंग लीड या इलेक्ट्रोड अर्थ इलेक्ट्रोड या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ये तीनों अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर अर्थिंग लीड और अर्थ कंडक्टर ये तीनों क्या होता है ना मेन कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम के लिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द ऑप्शन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द टू बी कैलकुलेटेड फॉर कॉस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। देखो जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसमें जब हम वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तब इनमें से किसको कौन सा मटेरियल को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है जब हम वायरिंग करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना मटेरियल रिक्वायर्ड उसका क्वांटिटी को हमें कैलकुलेशन करना होता है या सिर्फ जो मटेरियल होता है उसका कॉस्ट को कैलकुलेशन करना पड़ता है या सिर्फ लेबर कॉस्ट को कैलकुलेशन करना पड़ता है या ऑल ऑफ द ऑप्शन सभी के सारे को जितना सारा कॉस्ट आता है इसको हम कैलकुलेट करना पड़ता है जब हम वायरिंग करते हैं। तो इसका आंसर होगा जब हमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के इंस्टॉलेशन करते हैं तब हमें ये जो मटेरियल रिकॉर्ड होता है उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। जो मटेरियल होता है उसका कॉस्ट कितना आएगा वो भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और जो लेबर कॉस्ट कितना आएगा वो भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IE रूल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द मैक्सिमम लोड ऑन ए लाइट और फैन शॉर्ट सर्किट द नंबर ऑफ आउटलेट शुड बी। देखो इधर क्वेश्चन में क्या है देखो IE रूल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के मुताबिक कौन सा लाइट लोड या फैन या शॉर्ट सर्किट लोड ये जो लोड होता है इस टाइप ऑफ लोड में कितना वाट का लोड होना चाहिए मैक्सिमम और कितना पॉइंट होना चाहिए। तो देखो 2000 वाट 20 पॉइंट होना चाहिए या 1500 वाट 14 पॉइंट होना चाहिए या 12.900 वाट होना चाहिए या 10.800 वाट होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा अगर क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट आता है मीन्स इसमें होगा 800 वाट और 10 पॉइंट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। और अगर इधर पावर सर्किट होता तो इसमें ये जो पावर होता है ये हमारा 3000 वाट होता 3000 वाट होता और ये लो पॉइंट है ये सिर्फ 2 ही पॉइंट होता लेकिन इधर शॉर्ट सर्किट है तो इसीलिए 800 वाट होगा और 10 पॉइंट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड अपॉन। देखो ट्रांसमिशन लाइन का जो सेग होता है देखो मान लो ये दो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का 2 इलेक्ट्रिक पोल है ये एक इलेक्ट्रिक पोल है ये और एक इलेक्ट्रिक पोल है इसके दोनों के बीच में ये हमारा कंडक्टर है। तो देखो ये नॉर्मल हाइट होता है और ये कंडक्टर का थोड़ा नीचे की तरफ आता है। तो नॉर्मल हाइट और कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस होता है बीच में इसको हम क्या कहते हैं इसको हम सेग कहते हैं SAG सेग कहते हैं। ये जो सेग होता है ये 4 ऑप्शन में से किस पर डिपेंड करता है वेट ऑफ द कंडक्टर और देखो सेग का एक फॉर्मूला आता है सेग इज इक्वल टू क्या आता है WL² डिवाइड बाई 80 ये होता है उसका फॉर्मूला। तो ये जो W है ये इस वायर का वेट है और L क्या होता है स्पान लेंथ मीन्स दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्पान लेंथ कहते हैं। तो देखो वेट ऑफ द कंडक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और स्क्वायर ऑफ द स्पान लेंथ ये जो स्पान लेंथ है इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। जो साग होता है वो कंडक्टर की वेट के साथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो स्पान लेंथ होता है 2 पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और नीचे जो ये टी है ये टेंशन है ये जो कंडक्टर है इसका टेंशन ये इन्वर्सली साग के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस का रेशियो है देखो सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई होल सिस्टम का मैक्सिमम डिमांड ये जो रेशियो है इसको हम ये जो फार्मूला है किसका फार्मूला है लोड फैक्टर का या डिमांड फैक्टर का या डाइवर्सिटी फैक्टर का या पावर फैक्टर का। तो इसका आंसर होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड ये होता है हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखो जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है इसका फॉर्मूला हमेशा 1 से ज़्यादा होता है
तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सीवियर फॉल्ट टू ऑकर इन ट्रांसमिशन लाइन इज। देखो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो फॉल्ट होता है उनमें से सबसे ज़्यादा सीवियर फॉल्ट, सबसे डेंजर फॉल्ट कौन सा होता है। देखो मान लो ये हमारा एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें ये थ्री कंडक्टर है। तो देखो जब फॉल्ट होता है कौन सा फॉल्ट होता है, एलजी फॉल्ट मीन्स किसी भी ये थ्री वायर में से किसी भी एक लाइन टूटकर जमीन में टच करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एलजी फॉल्ट कहेंगे। ये फॉल्ट सबसे सीवियर होता है। या थ्री फेज शॉर्ट सर्किट मीन्स ये जो तीन फेज है 1 2 3 ये आपस में तीनों शॉर्ट सर्किट होंगे, ये सबसे ज़्यादा सीवियर होगा। या एल फॉल्ट मीन्स ये थ्री लाइन में से किसी भी दो लाइन आपस में शॉर्ट सर्किट होगा, ये वाला फॉल्ट सबसे सीवियर होगा। या LLG थ्री वायर में से किसी भी दो वायर टूटकर जमीन में टच करेगा, ग्राउंड में टच करेगा, वो सबसे ज़्यादा सीवियर फॉल्ट होगा। तो इसका आंसर होगा जब क्या होता है ना, तीनों लाइन आपस में टच करते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं, जो फॉल्ट उसके बाद जो फॉल्ट होता है वो होता है थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और यह सीवियर फॉल्ट में सबसे ज़्यादा डेंजर फॉल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए रिंग मैन फीडर इज एनर्जाइज्ड बाय टू और मोर सब स्टेशन और जनरेटिंग स्टेशन इट इज नॉन एज। देखो मान लो ये हमारा एक क्या है ना, ये हमारा एक जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से इधर कनेक्ट हुआ है, उसके बाद इधर सब कंज्यूमर है, इधर एक कंज्यूमर है, इधर एक कंज्यूमर है, चारों तरफ कंज्यूमर है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिंगमैन सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम है ये हमारा रिंगमैन सिस्टम है। अगर इधर एक ही सप्लाई है, जनरेटिंग स्टेशन एक ही है, अगर हम इसमें क्या करेंगे ना, टू और मोर सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन को कनेक्ट करेंगे, ये एक है और एक को कनेक्शन करेंगे, इधर और एक को कनेक्शन, मतलब थ्री जनरेटिंग स्टेशन हो गया। इधर देखो ये एक जनरेटिंग स्टेशन है, ये और एक जनरेटिंग स्टेशन है, ये और एक जनरेटिंग स्टेशन है। अगर दो या दो से ज़्यादा जनरेटिंग स्टेशन होता है तो उस कंडीशन में इस रिंगमैन फीडर को हम क्या कहेंगे, इसको हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, या पैरेलल फीडर डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, या रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, या इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहेंगे। तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहेंगे। क्योंकि जब एक ही जनरेटिंग स्टेशन रहता है उसको हम रिंगमैन फीडर कहते हैं, और जब दो या दो से ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइन व्हिच कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर टू द सब स्टेशन इज कॉल्ड। देखो जो एक कंडक्टर होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर को और सब स्टेशन को आपस में कनेक्ट करता है। मान लो इधर हमारा सब स्टेशन है और इधर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो कंज्यूमर होता है उसका घर है। तो दोनों के बीच में जो वायर होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे, या डिस्ट्रीब्यूटर कहेंगे, या फीडर कहेंगे, या सर्विसमैन कहेंगे। तो इसका आंसर होगा जो वायर सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्विसमैन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन डबल ब्रिज इन इट्स बेसिक फॉर्म इज यूज टू मेजर। देखो एक होता है केल्विन्स डबल ब्रिज, दूसरा होता है ह्यूस्टन ब्रिज, तीसरा होता है मेगर। तो ये जो केल्विन डबल ब्रिज होता है इसको हम वेरी हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या वेरी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या वेरी हाई कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या वेरी लो कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो केल्विन्स डबल ब्रिज होता है इसको हम वेरी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बहुत सारा एग्जाम में ऑलरेडी ये आ चुका है। तो लो वोल्टेज के लिए केल्विन डबल ब्रिज, अगर हम कहेंगे मीडियम वोल्टेज तो इसके लिए हम ह्यूस्टन ब्रिज का यूज करते हैं, अगर कहेंगे हाई वोल्टेज तो इस कंडीशन में हम मेगर का यूज करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केल्विन डबल ब्रिज, ये जो केल्विन डबल ब्रिज है मीन्स यहाँ पर क्या होता है ना, वेरी लो वोल्टेज को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, टू सेट ऑफ रीडिंग आर टेकन, दो सेट रीडिंग हम लेते हैं कहाँ पर, केल्विन डबल ब्रिज में। व्हेन मेजरिंग ए लो रेजिस्टेंस, केल्विन डबल ब्रिज में जब हम लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तब हम दो सेट का रीडिंग लेते हैं। एक में क्या होता है, वन विद द करंट इन वन डायरेक्शन, मान लो ये वायर है, इस डायरेक्शन में एक करंट को लेंगे और दूसरी डायरेक्शन में और एक
रीडिंग लेते हैं, इधर की एक रीडिंग, दूसरी इधर से और एक रीडिंग, 2 रीडिंग लेते हैं। तो दिस इज डन टू, क्योंकि हम क्यों एक स्ट्रेट डायरेक्शन में दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में लेते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एलिमिनेट करना होता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को, या हमें एलिमिनेट करना होता है जो रेजिस्टेंस, लीड का जो रेजिस्टेंस होता है उसका इफेक्ट को कम एलिमिनेट करना होता है, या करेक्ट फॉर चेंज द बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज को जो चेंजिंग बैटरी वोल्टेज होता है उसको करेक्ट करना होता है, या एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। तो इसका आंसर होगा, जब हम कैल्विन डबल ब्रिज को लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो अब हम जो करंट फ्लो होता है उसका स्ट्रेट डायरेक्शन में एक रीडिंग लेते हैं, उसका रिवर्स डायरेक्शन में और एक रीडिंग लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है ना, एलिमिनेट करना होता है इस वायर में जो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इस वायर में जो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, स्ट्रेट डायरेक्शन में एक रीडिंग लेते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में और एक रीडिंग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलास्टिक एलिमेंट यूज फॉर कन्वर्टिंग प्रेशर टू डिफॉर्मेशन इन ए कन्वेंशनल बॉर्डन ट्यूब इज नॉन एज। देखो जो इलास्टिक एलिमेंट होता है जिसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, बॉर्डन ट्यूब गज में, कन्वेंशनल बॉर्डन ट्यूब गज में यूज करते हैं, उसका शेप कैसा रहता है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन रहता है, या इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन रहता है, या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रहता है, या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन रहता है। तो देखो ये जो कन्वेंशनल बॉर्डन ट्यूब गज होता है, ये जो ट्यूब होता है इसका शेप रहता है हमारा इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन रहता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, कुछ ऐसा ही रहता है। इधर से अगर हम हाई प्रेशर देंगे तो ये क्या होगा, इधर वायर होता है तो ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन, टेंस टू स्ट्रेट लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन, अगर हम इधर से खींचेंगे इसको, इस वायर को, तो ये स्ट्रेट लाइन होने के लिए कोशिश करेगा। तो इसीलिए ये जो शेप है ये इलिप्टिकल जैसा होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ टाइडल एनर्जी। देखो टाइड से जो एनर्जी बनता है, जैसे हम हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वो वाटर से बनता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियस से बनता है, और जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो कोयले से बनता है। तो जो टाइडल पावर एनर्जी पावर स्टेशन होता है वह टाइड से, समंदर में जो टाइड होता है उससे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। उसमें डिसएडवांटेजेस क्या होता है, वो रीन्यूएबल होता है, या इनएग्जिस्टिबल होता है, या कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू लैंड होता है, या प्रेडिक्टेबल एनर्जी होता है। प्रेडिक्ट तो हम नहीं कर सकते क्योंकि कब टाइड ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू लैंड। देखो जो टाइड होता है वो समुद्र में जो लैंड के पास में ही, समुद्र के किनारे ही होता है, समुद्र के बीच में नहीं होता है। तो इसीलिए लैंड के क्लोज टू लैंड में होता है, उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फैक्टर ऑफ ए पावर प्लांट इज। देखो ये जब इसका जब कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन था वो था डाइवर्सिटी फैक्टर, इधर है डिमांड फैक्टर। तो जो डिमांड फैक्टर होता है पावर प्लांट का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डिमांड बाय पावर प्लांट कैपेसिटी, या स्टेशन एनर्जी आउटपुट बाय एवरेज डिमांड, या मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड, या एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड फैक्टर मीन्स मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड। उधर था डाइवर्सिटी फैक्टर, उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। ये था डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला, और ये हमारा डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला। ये भी देखो बहुत सारा एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ये एनपीसीएल का भी एग्जाम में आ चुका है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्ड टू दी। देखो जो इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा टाइप ना, रेक्टिफायर मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ये सिर्फ पीक वैल्यू को इरेस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ द वेव फॉर्म को रेस्पॉन्ड करता है, या सिर्फ एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल वेव फॉर्म, किसी भी वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू को रेस्पॉन्ड करता है, या किसी भी वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू को रेस्पॉन्ड करता है, या सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव का आरएमएस वैल्यू को रेस्पॉन्ड करता है। तो इसका आंसर होगा जो रेक्टिफायर मूविंग कॉइल टाइप होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सिर्फ किसी भी वेव, चाहे वो किसी भी वेव फॉर्म हो, उसका एवरेज वैल्यू को ही रेस्पॉन्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम सिर्फ डीसी में ही यूज करते हैं, और जो मूविंग आयरन टाइप होता है वो हम एसी डीसी दोनों में यूज करते हैं, ये भी याद रखो। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसपीएसटी
SPST व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायरिंग स्टैंड। देखो SPST मीन्स सिंगल पोल सिंगल थ्रो, या सिंगल पोल सिंगल टाइप, या सिंगल पुश सिंगल थ्रो, या सिंगल पुश सिंगल टाइप। तो इसका आंसर होगा SPST मीन्स सिंगल पुश सिंगल थ्रो। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए पीस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज टू फिल अनयूज्ड ओपनिंग इन बॉक्सेस, जिस जिस अनयूज्ड ओपनिंग इन बॉक्सेस कैबिनेट और ऑफ अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखो जो चाहे वो इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस हो या कैबिनेट हो, इसको ओपनिंग इस फिल करना है। अनयूज्ड ओपनिंग फिल करने के लिए हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज करेंगे? नॉकआउट प्लग को यूज करेंगे, या फ्यूरिंग स्ट्रिप को यूज करेंगे, या सील प्लेट को यूज करेंगे, या वायर नट को यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नॉकआउट प्लग होता है इसको हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर, जब कंडक्टर के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज सेम रहता है, द रेशियो ऑफ कॉपर वॉल्यूम नीड टू 3 फेज 3 वायर सिस्टम और सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के बीच में कॉपर जो रहता है उसका रेशियो क्या होगा? पहले क्या है 3 फेज 3 वायर। देखो जो 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है इसमें कॉपर जो रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 1.5 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है 3 फेज 3 वायर सिस्टम का, ये भी याद रखो। और किसके साथ? सिंगल फेज 2 वायर, या इसका रेशियो निकालना होगा तो डिवाइड करेंगे, नीचे रखेंगे सिंगल फेज 2 वायर। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल होगा। तो उसके बाद कौन रहता है? तो ऊपर में है 1.5 तो 1.5 रहेगा, नीचे 2 है तो 2 रहेगा। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना रहेगा? 5 पे 3 डिवाइड बाई 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन रिंग नेटवर्क इज डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड बाय मोर देन वन फीडर इन द डैश इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो ये इधर देखो एक ही रिंग है, इसमें क्या है? वन रिंग नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर फेड बाय मोर देन वन। इधर एक ही जो रिंग सिस्टम होता है उसमें एक ही पावर जनरेटिंग स्टेशन होता है, एक ही सिस्टम से फेड किया जाता है। और यहाँ पर क्या करेंगे? एक से ज़्यादा सिस्टम को फेड करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट को पिछले कुछ क्वेश्चन पहले इसको डिस्कशन किया था। तो देखो इसमें क्या होगा ना, ये रिंग में था, ये हमारा क्या होगा? बोथ रेडियल तो नहीं रहेगा, नाइदर रेडियल, यह हमारा रिंगमैन टाइप ही होगा। वन रिंग है तो ये रिंगमैन टाइप ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। रेडियल तो नहीं होगा क्योंकि रेडियल में क्या होता है ना, यह मान लो ये हमारा जनरेटर स्टेशन है, एक ही लाइन में होता है, इधर कंज्यूमर सब इधर रहते हैं, लास्ट में जो रहता है उसमें वोल्टेज का बहुत ज़्यादा कम रहता है। इसीलिए इस जो रेडियल सिस्टम होता है इसको लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, सिर्फ ये जो रिंगमैन टाइप होता है यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।